चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। क्या पूछ रहा है? फेनाटोइन सस्पेंशन 200 mg प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट। देनी कितनी है? 200 mg और हमारे पास है कितनी? द सस्पेंशन कंटेन 125 mg पर 5 ml। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने ml देंगे? फॉर्मूला क्या है? डिज़ायर मल्टीप्लाई बाई हैव। कितने देने, कितनी है और कितने ml में डिजॉल्व्ड है। डिज़ायर देनी कितनी है? 200 mg। देख लिए, ये भी mg में है, ये भी mg में है, सही है। हमारे पास है कितनी? 125 mg और कितने ml में डिजॉल्व है? 5 ml में। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 502। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स व्हेन ड्यूरिंग अ क्लाइंट जनरलाइज्ड मोटर सीजर। अगर किसी व्यक्ति को जनरलाइज्ड मोटर सीजर आ रहे हैं तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की? तो याद रखना बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी व्यक्ति को सीजर आते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि प्रिवेंट किया जाए मरीज को इंजरी से। यानी कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी सीजर में नर्स की कौन सी होती है? आंसर जाएगा सेफ्टी। तो यहाँ पर भी वही आंसर जाएगा कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? क्लियरिंग द इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट सेफ्टी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सीजर में, क्या होती है? सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 503। अ क्लाइंट हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स। एक व्यक्ति जिसमें सीजर आते हैं इज शेड्यूल्ड फॉर आर्टीरियोग्राम एट 10 AM। उसका 10 बजे आर्टीरियोग्राम होना है और उसके लिए उस व्यक्ति को बोला गया है कि आपको नथिंग बाई माउथ रहना है, यानी आपको NPO रहना है, मुंह के रास्ते कुछ भी नहीं लेना है। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव एन एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन एट 9 AM। अब उस व्यक्ति की रोज़ 9 बजे दवाई चलती है, लेकिन आज उसे बोल दिया है कि आपको NPO रहना है क्योंकि आपको टेस्ट के लिए कोई भी चीज़ मुंह के रास्ते नहीं लेनी है। तो नर्स ये देखते हुए क्या करेगी? याद रखना बच्चे, एंटी कन्वल्सेंट की जो दवाइयाँ होती है ना, सीजर की जो दवाइयाँ होती हैं, वो किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, रोज़ देनी ही देनी है। अगर ये व्यक्ति मुंह के रास्ते नहीं ले सकता क्योंकि आज इसका टेस्ट है, तो हो सकता है कि मुंह के रास्ते ना दें तो कोई दूसरे मेथड से दे दें। इसीलिए आप डॉक्टर से क्या पूछोगे? आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ द ड्रग कैन बी गिवन IV। आप डॉक्टर से पूछोगे क्या इस दवाई को हम IV दे सकते हैं? ठीक है, समझ में आया? लेकिन जानी ही जानी है, एंटी कन्वल्सेंट लाइफ लॉन्ग चलती है और रोज़ देनी ही देनी होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 504। सेवरल क्लाइंट आर एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्रेन इंजरीज। बहुत सारे व्यक्तियों को ब्रेन इंजरी हुई है, उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमोबाइल कोलिजन। एक्सीडेंट की वजह से उन्हें यहाँ लाया गया है। द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट विद एन इंजरी ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन विल मोस्ट लाइकली नॉट सर्वाइव। किस व्यक्ति इनमें से, निम्नलिखित में से किस जगह पर चोट अगर किसी व्यक्ति को लगी होगी तो वो अब नहीं बच सकता? तो ब्रेन के किस हिस्से में चोट लगना सबसे खतरनाक होता है, सबसे घातक होता है, जो बच नहीं सकता? तो एक ही आंसर जाएगा बच्चे, और वो जाएगा मेड्यूला। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है? मेड्यूला में। आपको पता है कि वैसोमोटार फंक्शन यानी कि डायलेशन, वेसल्स का डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन कौन करता है? ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा करती है। हार्ट रेट यानी कि कार्डिक सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? ये भी मेडुला करती है। वैसोमोटार भी मेडुला करती है। रेस्पिरेटरी सेंटर भी मेडुला में है। तो अगर किसी के मेडुला में चोट लगी है तो उस व्यक्ति का बच पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, थैलेमस को बच्चे रिले सेंटर भी बोला जाता है। रिले सेंटर, ये क्वेश्चन आता है कि रिले सेंटर ऑफ ब्रेन कौन होता है? थैलेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 505। ये कह रहा है आफ्टर सस्टेनिंग अ हेड ट्रॉमा अ क्लाइंट रिपोर्ट हियरिंग रिंगिंग नॉइजेज। उसके कान में रिंगिंग नॉइजेज आ रही हैं। द नर्स कंसिडर दैट एन इंजरी टू व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइकली कॉज दिस क्लिनिकल इंडिकेटर। तो किस वजह से उसके कान में रिंगिंग नॉइज आ रही होगी? इनमें से किस जगह पर चोट लगी होगी? तो याद रखना बच्चे,
रिंगिंग ऑफ एयर नॉइसेस हेड ट्रॉमा के बाद उसको इसलिए हो रहा होगा, किसका डिसफंक्शन हुआ होगा? एट्थ क्रेनियल नर्व। एट्थ क्रेनियल नर्व याद रखना, एट्थ क्रेनियल नर्व किससे रिलेटेड है? हेयरिंग से। ठीक है, तो एट्थ क्रेनियल नर्व में डिसफंक्शन हुआ होगा, उसकी वजह से उसको रिंगिंग ऑफ नॉइसेस नज़र सुनाई दे रहे होंगे। फ्रंटल लोब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फ्रंटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, मसल टोन के लिए, जजमेंट के लिए, मेमोरी के लिए, इन सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रंटल लोब। ऑसिपिटल लोब जरूरी होता है विज़न के लिए। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्यों जरूरी होता है बच्चे? मैंने बताया था 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आई बॉल की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर उसको कान में कोई दिक्कत है तो एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 506। अ नर्स शुड एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई अ लॉस ऑफ विच एबिलिटी व्हेन असेसिंग अ अनकॉन्शियस क्लाइंट। एक व्यक्ति जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है, अनकॉन्शियस है, वो निम्नलिखित में से अपनी किस काबिलियत को लॉस कर देता है? क्या चीज़ वो नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है, कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। वो अपने पेशाब को या फिर जो बाथरूम में बच्चे उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोलिंग एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा एक अनकॉन्शियस पेशेंट। तो आंसर जाएगा ये। हेयरिंग वॉइसेस याद रखना बच्चे, सुनने की जो काबिलियत है ना, वो सबसे लास्ट जाती है। अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है तो सबसे लास्ट सेंस जो जाएगी ना, वो होती है हेयरिंग की, यानी सबसे आखिरी तक व्यक्ति सुन सकता है। ठीक है, सबसे लेट जो जाती है, वो सबसे लास्ट जो जाती है, वो हेयरिंग वाला सेंस होता है। ठीक है, हेयरिंग इज ऑफन द लास्ट सेंस टू बी लॉस्ट। सबसे लास्ट में लॉस्ट कौन सी होती है? हेयरिंग। ठीक है, और कंट्रोलिंग एलिमिनेशन ये सबसे फर्स्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 507। द न्यूरोलॉजिक असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट हु हैड क्रेनियोटॉमी। एक व्यक्ति की न्यूरोलॉजिक असेसमेंट करें, और न्यूरोलॉजिक असेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्लासगाउ कोमा स्केल। व्हाट डज द नर्स इवेलुएट टू असेस द क्लाइंट स्कोर ऑन ग्लासगाउ कोमा स्केल। ग्लासगाउ कोमा स्केल में हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं? तो याद रखना बच्चे, डिग्री ऑफ पर्पसफुल मूवमेंट बाय द क्लाइंट, क्लाइंट कितना पर्पसफुल मूवमेंट कर पा रहा है, इसको हम देखते हैं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्लाइंट वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स को भी देखते हैं। स्टिमुलेशन नेसेसरी द कॉज द क्लाइंट आई टू ओपन, और कितने स्टिमुलस देने पर व्यक्ति अपनी आंखें खोल रहा है, ये भी देखते हैं ग्लासगाउ कोमा स्केल में। वर्बल रिस्पॉन्स भी देखते हैं, और कितना पर्पसफुल मूवमेंट कर रहा है ये भी देखते हैं। ठीक है, लाइट के लिए रिएक्ट नहीं देखते हैं। सिमेट्री ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ये भी ग्लासगाउ कोमा का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, तो लाइट के लिए प्यूपिल रिएक्ट करे या नहीं, ये ग्लासगाउ का पार्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आंसर होगा 2, 3 और 4। पर्पसफुल मूवमेंट देखते हो है या नहीं, आप वर्बल रिस्पॉन्स देखते हो, आप क्लाइंट आइज ओपन करा या नहीं, ये देखते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 508। क्या कह रहा है? अ क्लाइंट रिगेन कॉन्शियसनेस एंड हैज़ एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक व्यक्ति को एक्सप्रेसिव एफेजिया हो गया। व्हाट कुड द नर्स इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग फॉर द क्लाइंट। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम व्यक्ति को पॉजिटिव फीडबैक देंगे जब वो अच्छे से वर्ड्स को क्या करेगा? करेक्टली यूज़ करेगा। तो एक्सप्रेसिव एफेजिया में क्या होता है बच्चे? व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, समझा नहीं पाता है सामने वाले को। तो अगर वो पॉजिटिव या करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करता है तो हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि वेरी गुड, आप अच्छा बोल रहे हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैं इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि एफेजिया क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है एफेजिया के बारे में। तो दो तरह के एफेजिया होते हैं, एक्सप्रेसिव एफेजिया एंड रिसेप्टिव एफेजिया। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिसेप्टिव एफेजिया क्या होता है? व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। जब किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है और वो समझ नहीं पाता है जो उसको कहा गया है, उसको कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। न्यूरोलॉजी वाले पेशेंट में देखा जाता है। एक्सप्रेसिव एफेजिया क्या होता है? व्हेन द इंडिविजुअल इज हैविंग डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग व्हाट दे वांट टू से। जो वो बोलना चाहते हैं उसको वो बयां नहीं कर पाते हैं, वो है एक्सप्रेसिव एफेजिया, जो ब्रोकाज एरिया में होता है। और रिसेप्टिव एफेजिया किस में होता है? वर्निक्स एरिया में। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक्सप्रेसिव एरिया ब्रोकाज एरिया में होता है, रिसेप्टिव एफेजिया वर्निक्स एरिया में होता है। चलिए नेक्स्ट।
तो फुल ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एफिजिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 509। ये क्या कह रहा है? सून आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल विद हेड इंजरी के बाद हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है। अ क्लाइंट टेम्परेचर इंक्रीजेज 102, उसका तापमान बहुत बढ़ गया है किसी व्यक्ति का। द नर्स कंसिडर दैट द क्लाइंट हैज सस्टेन इंजरी टू व्हाट स्ट्रक्चर, किस जगह पर इंजरी होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा? बताओ, टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है ब्रेन में? एक ही मात्र आंसर जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और थैलेमस क्या होता है? रिले सेंटर। रिले सेंटर, थैलेमस होता है रिले सेंटर। और टेम्पोरल लोब किस में मदद करता है? हेयरिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 510। व्हाट एक्शन शुड अ नर्स टेक व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ पॉसिबल स्कल फ्रैक्चर? एक व्यक्ति जिसको स्कल फ्रैक्चर हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, उसमें नर्स क्या एक्शन लेगी? तो जाहिर सी बात है, नर्स मॉनिटर करेगी क्लाइंट को साइन ऑफ ब्रेन इंजरी। नर्स उन लक्षणों को देखने की कोशिश करेगी जिससे उसे लगेगी कहीं से ब्रेन इंजरी तो नहीं, क्योंकि अगर ब्रेन इंजरी हुई तो आईसीपी इंक्रीज़ करेगा, और अगर आईसीपी इंक्रीज़ करेगा तो उसके लक्षण आएंगे। जैसे आईसीपी इंक्रीज़ होने के लक्षण क्या क्या है? व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, व्यक्ति को डिजीनेस होगी, ठीक है, व्यक्ति को विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, देखने में दिक्कत होगी। तो विजुअल डिस्टर्बेंस, हेडेक, डिजीनेस, अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो समझ जाओ आईसीपी बढ़ा है। और आईसीपी कब बढ़ता है? जब उसको क्या होती है? ब्रेन इंजरी। तो अगर किसी व्यक्ति को स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो ध्यान से गौर से देखिए कहीं उसको ब्रेन इंजरी ना होगी हो अंदर, क्योंकि अगर होगी तो आईसीपी बढ़ेगा। और एलओसी का कम होना भी एक लक्षण है। वाइड पल्स प्रेशर, क्रैकपॉट साउंड, ये सब बच्चों में हाइड्रोसेफेलस में देखा जाता है जिसमें आईसीपी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 511। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद ब्रेन ट्यूमर। व्यक्ति को क्या है? ब्रेन ट्यूमर है। व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट एन इंक्रीज इन आईसीपी? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ये दर्शाते हैं कि उसका आईसीपी इंक्रीज हो रखा है? तो दो ही आंसर जाएंगे, फीवर और स्टूपर। बच्चे, जब आईसीपी इंक्रीज होता है ना तो वो हाइपोथैलेमस पे असर डालता है, और जब वो हाइपोथैलेमस पर असर डालता है तो व्यक्ति का आम तौर पर जो तापमान होता है, तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ हाइपोटेंशन, गलत बच्चे। बीपी बढ़ता है, हमने पढ़ा हुआ है, किस में पढ़ा था? कुशिंग ट्रायड में। कुशिंग ट्रायड में हमने पढ़ा था कि बीपी बढ़ता है। वाइड पल्स प्रेशर देखा जाता है, वाइड पल्स प्रेशर, बीपी बढ़ता है। रैपिड पल्स नहीं बच्चे, हमने पढ़ा था कि पल्स कम होती है, रेस्पिरेशन कम होती है, बीपी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही आंसर जाएंगे। इंक्रीज आईसीपी की वजह से इसमें क्या लक्षण आया होगा उनको? फीवर और स्टूपर। बाकी पल्स कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, बीपी बढ़ता है, इसको कुशिंग ट्रायड कहा जाता है, और वाइड पल्स प्रेशर होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 512 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हाट थेरेपेटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन मनिटॉल इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरी टू अ क्लाइंट विद सेरिब्रल एडिमा? एक व्यक्ति जिसको सेरिब्रल एडिमा है, अगर उसे मैनिटॉल दिया जा रहा है तो बच्चे याद रखना, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। मैनिटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछ लेता है कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन होता है? मैनिटॉल। और ये क्यों दिया जाता है? जिन व्यक्तियों में सेरिब्रल एडिमा होता है ना, उन व्यक्तियों में सेरिब्रल एडिमा को कम करने के लिए दिया जाता है मैनिटॉल। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आईसीपी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आईसीपी, या फिर सेरिब्रल एडिमा को कम करने के लिए। दोनों ही कंडीशन में हम क्या देते हैं? मैनिटॉल देते हैं, आईसीपी को कम करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा कि यह डिक्रीज करता है आईसीपी। याद रखना, यह ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, पूछा जाता है, सेरिब्रल एडिमा को कम करता है, और आईसीपी जाहिर सी बात है आईसीपी को क्या करेगा? कम करेगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 513। अ क्लाइंट हैड क्रेनियोटॉमी, एक व्यक्ति का क्रेनियोटॉमी किया गया है फॉर एक्साइजन ऑफ ब्रेन ट्यूमर, उसका ब्रेन ट्यूमर निकाला गया है। आफ्टर सर्जरी द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इंक्रीज आईसीपी। नर्स देख रही है कहीं व्यक्ति का आईसीपी तो नहीं बढ़ रहा है।
वट क्लिनिकल फाइंडिंग या साइन एंड सिम्टम सपोर्ट इंक्रीज इन आईसीपी। आईसीपी बढ़ने का साइन क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है न जाने कितनी बार। आईसीपी बढ़ने का सबसे पहला साइन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का कम होना, कॉन्शियसनेस का कम होना आईसीपी बढ़ने का साइन होता है। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, लोअर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस कम हो रही है तो समझ जाओ उसका आईसीपी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और क्या बच्चे नैरो पल्स प्रेशर होता है? नहीं, वाइड पल्स प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 514। व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु सस्टेन्ड हेड इंजरी, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेड इंजरी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू असेस फॉर विच साइन एंड सिम्टम। अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी हुआ है तो किन लक्षणों के लिए देखेगी? स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट इसका आंसर जाएगा बच्चे, क्योंकि आपको पता है हार्ट रेट या फिर पल्स क्या होती है, हमेशा कम होगी, रेस्पिरेशन हमेशा कम होगी और बीपी हमेशा बढ़ेगा, जिसे कुशिंग ट्रायड कहा जाता है। तो ये याद रखना कि पल्स या फिर हार्ट रेट क्या होती है, हमेशा कम होती है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है साफ तौर पे स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट, तो यही सही उत्तर जाएगा हेड इंजरी के बाद। अगर हार्ट रेट स्लो हो रही है तो समझ जाओ आईसीपी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 515। अ क्लाइंट डेवलप्स हाइड्रोसिफेलिस, एक व्यक्ति को हाइड्रोसिफेलिस होता है क्रेनियल सर्जरी के बाद। ठीक है, क्योंकि उसको वह रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है, उसकी वजह से उसे क्रेनियल सर्जरी करी जाती है और हाइड्रोसिफेलिस के लिए, और नर्स उसको हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है बाद में। द नर्स कंक्लूड दैट हाइड्रोसिफेलिस प्रोबेबली इज रिलेटेड टू विच फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स। नर्स ये जानती है कि उस व्यक्ति को जिसकी रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म के लिए क्रेनियल सर्जरी हुई उसको हाइड्रोसिफेलिस क्यों हो गया? इसलिए हो गया बच्चे कि जो यहाँ पर एक होता है कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस बनाता है सीएसएफ और एब्जॉर्ब करता है उस सीएसएफ को एरेक्नॉइड विलाई, एक्नॉइड विलाई। तो अगर कोरोइड प्लेक्सस सीएसएफ बनाते जा रहा है और एरेक्नॉइड उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो व्यक्ति का हो जाता है हाइड्रोसिफेलिस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आईसीपी बढ़ जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एरेक्नॉइड स्पेस। कोरोइड प्लेक्सस तो बना रहा है सीएसएफ, लेकिन एरेक्नॉइड स्पेस या एरेक्नॉइड विलाई उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कम है। इसीलिए उस व्यक्ति में हाइड्रोसिफेलिस जो जाता है उसमें सीएसएफ का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 516। व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर एन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर क्लाइंट हैज़ ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप किस चीज़ के लिए देखोगे? डिक्रीज एलओसी के लिए, क्योंकि जैसे ही एलओसी डिक्रीज होगी आप समझ जाओगे इसका मतलब व्यक्ति में आईसीपी बढ़ रहा है। इसलिए हर व्यक्ति का जिसको ब्रेन की सर्जरी हुई है उसको देखो कहीं उसका कॉन्शियसनेस तो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 517। व्हेन नर्सिंग व्हाट नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल व्हेन अ क्लाइंट एक्सपीरियंस हेमिनोप्सिया, यानी कि बच्चे व्यक्ति को सिर्फ हाफ विजुअल फील्ड दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है आधा नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हेमिनोप्सिया कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक, लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक की वजह से व्यक्ति को हेमिनोप्सिया हो रहा है, यानी उसका विजुअल फील्ड उसको किसी व्यक्ति की तरह पूरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधा दिख रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या करोगे बच्चे, जिस विजन फील्ड में उसको दिख रहा है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जो आप उसको दे रहे हो, प्लेस ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड, हमेशा उसके विजुअल फील्ड वाली जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये बात ध्यान रखिएगा। डायग्राम देखिए इस तरीके से आधा ही विजन फील्ड उसे दिख रहा होता है, तो जितना भी उसे दिख रहा है ना उस जगह पर रखना है आपको, कोई सा भी वस्तु अगर आपको रखनी है तो। ठीक है, याद रहे जब भी किसी पेशेंट को हेमिनोप्सिया हो, चीज़ों को विजुअल फील्ड वाले जहाँ पर उसे दिख रहा है वहाँ पर चीज़ों को रखें। आंसर जाएगा प्लेस ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड में ऑब्जेक्ट को रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 518। ड्यूरिंग अ हेल्थ फेयर, एक स्वास्थ्य मेला हो रहा है, द नर्स टेक एन अडल्ट बीपी, अडल्ट बीपी लिया तो अडल्ट का बीपी आया 200/120 यानी 200/120, तो ये काफ़ी ज़्यादा है।
द नर्स शुड बेस द नेक्स्ट इंटरवेंशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, नर्स नेक्स्ट क्या करेगी, बच्चे 200/120 BP आना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन अटैक, हो सकता है कि उस व्यक्ति को ब्रेन अटैक आ जाए, इसीलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। तो आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा BP होना ब्रेन अटैक को करवा सकता है। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 519, विच हेल्थ प्रॉब्लम डज द नर्स आइडेंटिफाई फ्रॉम एन ओल्डर क्लाइंट हिस्ट्री दैट इंक्रीज क्लाइंट रिस्क फॉर ब्रेन अटैक। निम्नलिखित में से क्या हिस्ट्री देखकर नर्स ये जानेगी कि इस व्यक्ति को ज़्यादा खतरा है ब्रेन अटैक आने का। याद रहे बच्चे, जिन व्यक्तियों को ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक TIA कहा जाता है, TIA में क्या होता है, ब्रेन को कुछ समय तक क्या नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसके न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है वो थोड़ी देर के लिए डिसफंक्शन हो जाता है उनका। तो कभी कभी बीच बीच में सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी ब्रेन को क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसे कहते हैं TIA। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़े कम टाइम के लिए। लेकिन अगर किसी को रिपीटेडली TIA हो रहा है बार बार, तो ये माना जाता है कि 2 से 5 साल में उसको स्ट्रोक हो जाएगा, या जिसे हम CVA कहते हैं, वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खतरा होता है उस व्यक्ति को जिसको TIA है, उसको 4-5 साल में स्ट्रोक होने का। तो वही पूछ रहा था, किस व्यक्ति को ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या CVA होने का खतरा ज़्यादा है, जिस व्यक्ति को बार बार ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स आते हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520, व्हाट साइन एंड सिम्टम इज नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विथ रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म। मान लीजिए आमतौर पर गांव की भाषा में ये कहा जाता है कि दिमाग की नस फट जाना। रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो अब देखो उसको क्या लक्षण आएंगे। देखो, क्लोज कैविटी है स्कल और उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, खूब ज़्यादा, खूब सारी ब्लीडिंग हो रही है। तो बच्चे इससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म का एक साइलेंट सिम्टम होता है कि सडन सीवियर हेडेक होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए बच्चे, ये सेरिब्रम में ये छोटा सा यहाँ पे एन्यूरिज्म बना हुआ है ब्लड वेसल में। अगर ये रप्चर करता है तो इधर पूरी सेरिब्रम में क्या हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा। और जब ये क्लोज्ड स्पेस में ब्लड आता है ना, तो उस व्यक्ति को सडन सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म का लक्षण क्या है, सडन सीवियर हेडेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 521, क्या बोल रहे हैं, अ क्लाइंट विद अ ब्रेन अटैक, एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आ गया और वो अब कोमाटोज्ड है, यानी अनकॉन्शियस है एडमिशन के टाइम पे। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई। इनमें से कौन सा लक्षण देखेगी एक व्यक्ति जिसे ब्रेन अटैक आया है और वो अभी कोमाटोज या फिर अनकॉन्शियस है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनकॉन्शियस व्यक्ति में हमेशा यूरिनरी इनकंटिनेंस या फिर क्योंकि वो व्यक्ति का एलिमिनेशन में कंट्रोल नहीं होता है, तो आप पाओगे कि व्यक्ति में या तो यूरिनरी इनकंटिनेंस है और स्टूल इनकंटिनेंस भी पेशेंट में देखने को मिलेगा उस व्यक्ति में जिसको ब्रेन अटैक है, क्योंकि एलिमिनेशन में कंट्रोल व्यक्ति का नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 522, ये क्या कह रहा है, इन विच पोजीशन शुड द नर्स इनिशियली प्लेस अ क्लाइंट हु एक्सपीरियंस्ड ब्रेन अटैक। जिस व्यक्ति को ब्रेन अटैक आया उसको कौन सी पोजीशन देंगे, लेटरल पोजीशन बच्चे। क्यों, क्योंकि उसको एस्पिरेशन से बचाने के लिए। एस्पिरेशन, पेशेंट एस्पायर करके ना मर जाए, इससे एस्पिरेशन से बचाने के लिए हमेशा जिसको ब्रेन अटैक आया है उस व्यक्ति को लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 523, द फैमिली मेंबर ऑफ अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ CVA। एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आता है, CVA आता है या स्ट्रोक आता है, सेम चीज़ है। एक्सप्रेस कंसर्न दैट द क्लाइंट ऑफन बिकम अनकंट्रोलेबल टीयरफुल। वो बता दें कि व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है जब वो विजिट पे आते हैं। तो व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन रिस्पॉन्स। नर्स को क्या बताना चाहिए। याद रखना बच्चे, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं ना, वो इमोशनली बहुत लायबल होते हैं, इमोशनली बहुत लायबल हो सकता है कि वो अभी रोने लग जाएं और फिर कुछ टाइम के बाद हंसने लग जाएं। ठीक है, तो इमोशनल लायबिलिटी बहुत ही कॉमनली एसोसिएटेड होती है ब्रेन ट्रॉमा से। जब भी ब्रेन में ट्रॉमा होता है व्यक्ति को इमोशनल लायबिलिटी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि
इंजरी और इस्चीमिया की वजह से सेल्स को ब्लड नहीं मिलता है ना, तो ब्रेन ट्रॉमा में ज़्यादातर व्यक्तियों को देखा जाता है कि इमोशनली लायबल होते हैं, थोड़ा सा एकदम से रोने वगैरह लग जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 524, व्हाट फंक्शन मस्ट बी एड्रेस्ड इन प्लान ऑफ केयर व्हेन अ क्लाइंट हैज़ डिस्फेजिया। अगर किसी व्यक्ति को डिस्फेजिया है तो उसके प्लान ऑफ केयर में हमें क्या शामिल करना है? स्वेलोइंग, यानी कि डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होता है बच्चे, तो यही इसका आंसर जाएगा, है ना। क्या चीज़ हमें प्लान ऑफ केयर में देखनी है कि व्यक्ति सोलो कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि व्यक्ति को क्या है? डिस्फेजिया है। तो याद रखिए आप स्वेलिंग पे ही ध्यान दें व्यक्ति के। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 525, अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक। एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आया है और उसकी वजह से उसको डिसआर्थरिया हो गया है, यानी बच्चे डिसआर्थरिया यानी बोलने में दिक्कत, बोलने में वो क्या कर पाता है? वर्ड्स का उसको मतलब कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वर्बली कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है डिसआर्थरिया में। तो ब्रेन अटैक की वजह से उसको डिसआर्थरिया हो गया है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस प्लान के लिए नर्स को क्या इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि डिसआर्थरिया हो गया है तो वो वर्बली किसी से बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई तरीका ढूंढिए, कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे कि वो दूसरों से बात कर सकता हो, जैसे पेन एंड पेपर दिया जाता है उस व्यक्ति को, है ना। तो याद रखेंगे ब्रेन अटैक की वजह से डिसआर्थरिया अगर वो पूछा है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई तरीका ढूंढना नर्स का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 526, अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक। एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आया और ब्रेन अटैक की वजह से उस व्यक्ति को क्या है? राइट साइड में हेमीप्लेजिया है, यानी कि राइट साइड में क्या है? वीकनेस है। व्हाट अकर इफ द नर्स यूज द क्लाइंट राइट आर्म टू ऑब्टेन द बीपी। अगर उसकी राइट साइड में वीकनेस है और आपने राइट ही हैंड से उसका बीपी नाप लिया तो बीपी की रीडिंग कैसे आएगी बच्चे? साफ तौर पे याद रखना बीपी की रीडिंग इनएक्यूरेट आएगी, क्योंकि राइट हैंड में पैरालिसिस है तो मसल टोन तो उस हाथ का है ही नहीं, तो जब उस हाथ का मसल टोन ही नहीं है तो बीपी की रीडिंग क्या आएगी? हमेशा कम, जो कि गलत होगी। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रोड्यूस इनएक्यूरेट रीडिंग। अगर जिस हाथ में पैरालिसिस है, जिस साइड में पैरालिसिस है, उसी से बीपी लेंगे तो आपका बीपी क्या आएगा? कम आएगा, इनएक्यूरेट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 527, बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक। एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आया है और उसकी वजह से उसका एक साइड क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया, उसको बेड रेस्ट के लिए बोला गया। विच एक्सरसाइज शुड द नर्स इनकॉर्पोरेट इन द क्लाइंट प्लान ऑफ 24 आवर केयर आफ्टर ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक के अब 24 घंटे के बाद जिसका एक साइड में पूरा पैरालिसिस आ रहा है, नर्स उसका क्या इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में? तो याद रखना उसको पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे बच्चे, पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे उस व्यक्ति को, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप ना हो, कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप ना हो, इसके लिए उसको बोलेंगे कि आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते रहनी है। ये देखो बच्चे, ये होता है पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज, ये करवाते हैं उस व्यक्ति का 24 घंटे के बाद ब्रेन इंजरी के, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो। चलिए